आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि और ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आप दर्शकों को ये बता दें कि पॉलिटिकल गुरु नौशाद के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के दौरान 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल का सही जवाब देने वाले जो हमारे व्यूवर्स है उसको पॉलिटिकल गुरु नौशाद की तरफ से कुछ गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें क्योंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम के दौरान 3 ऐसे सवाल होंगे जो हम आपके बीच में रखने का काम करेंगे और अगर आप उस सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो आपको पॉलिटिकल गुरु नौशाद की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा होगा हमारे बगल में सीपीआई का जिला महासचिव अजय कुमार सिंह है और इनसे जुड़ेंगे क्योंकि आज बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है। भगवान बिरसा मुंडा वही है जिन्होंने झारखंड से आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरा देश और पूरा दुनिया इसे भगवान बिरसा मुंडा को जानने और पहचानने लगा। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया है और भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर अब तक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके गांव उलिहातू जा चुके हैं। तो आज बड़ा दिन है झारखंड के लिए, झारखंड की युवाओं के लिए, झारखंड के वीर शहीदों के लिए, वीर सपूतों के लिए, क्योंकि आज हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। अजय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मना रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में आज के जो युवा है और भगवान बिरसा मुंडा के जो कारनामे रहे हैं गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जो खदेड़ करके देश और झारखंड से जो भगाने का काम किया, धीरे धीरे आज के जो युवा है भूलते जा रहे हैं। क्या कमियां रह गई होगी? देखिए, बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी वो जो अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। और जब साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नौजवान 16-17 साल की उम्र में ही खड़ा होता है लड़ाई लड़ने के लिए और उस विकट परिस्थितियां में जिसमें न संचार की व्यवस्था नहीं, न आपका रोड थे, न तो संचार व्यवस्था, न ही रोड ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था थी और वो जंगल घूम के लोगों को एकत्रित करके साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज कर रहे थे। ये लड़ाई की शुरुआत उनके दिमाग में आई कैसे, समझने की जरूरत है। जब आपने देखा होगा कि पूरे साम्राज्यवाद की व्यवस्था में अंग्रेजों के द्वारा मजबूती से जंगल जमीन पर कब्जा किया जा रहा, संसाधनों पर यहाँ के कब्जा किया जा रहा था, उसके बीच में बिरसा को लगा कि हमारे जो जंगल है, जमीन है, जो यहाँ की संस्कृति है, हमारी बहू बेटियां है, यहाँ का जो साझी विरासत है जो हमारा है, उन सब पर अंग्रेज जो है काबिज हो जाएगा और हमें कहीं ना कहीं हटाने का काम करेंगे। तो उस समय उन्हें एक उलगुलान छेड़ा और उस उलगुलान का परिणाम था कि आपने देखा हो कि जब वो आंदोलन के लिए तैयारी किए तो उनके साथ समूह लगातार बनते चले गए और समूह जो बनते गए और मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में प्रताड़ना देके, जिस हिसाब से आज ही के दिन में इसी बिरसा मुंडा कोटवार कारावार जेल में जो उनकी शहादत हुई, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद लाश को जिस तरीके से उन लोगों ने भीमा डोम के द्वारा जिस तरह से ठेकवाने का काम किया था और आपने देखा कोकर का जो समाधि स्थल है वो वहां पर जाकर उनका समाधि स्थल बनाने का काम कर। तो युवा आज का जो होता है संघर्ष पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। संघर्ष कैसा होना चाहिए? संघर्ष अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए होता है, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है। वो जागरूक हो रहा है, कभी क्या होता है जागृति उनकी आती है, किसी उनको लगता है करे ये तो दूसरे लोगों का काम है। हमने कहा देखेंगे उसी सदी में भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में, सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको तेज करने का काम किया था उन्होंने। आपने देखा जो यहाँ का CNT एक्ट, SPT एक्ट जो बना, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का था। यहाँ का जब अंग्रेजों ने देखा क्यों आदिवासी समाज, यहाँ का जो समाज इतना क्यों क्रोधित हो रहा है,
हम तो उनका हक अधिकार नहीं छीन रहे। तब उन्हें समझ में आया कि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से बहुत प्यार करता है और अपने संसाधनों को बहुत मान सम्मान से उनकी जल जंगल जमीन पर हमला करेंगे तो हमें ये नहीं जीने देंगे। उसी दरमियान में उन्होंने बिरसा मुंडा की मृत्यु के उपरांत मतलब 5-7 साल के बाद CNT एक्ट लागू किया कि कोई भी जबरिया भूमि अधिग्रहण यहां पर नहीं कर सकता कोई भी आके। तो आपने देखा उस दरमियान में जो आंदोलन हुआ उसका परिणाम है CNT और SP एक्ट बना। लेकिन आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा गौरव दिवस के रूप में मनाते। गौरव कैसा गौरव? केवल गौरव कहने से क्या? अगर बिरसा मुंडा को गौरव दिवस के रूप में मनाने के काम करते हैं तो क्या उन्होंने किसी भी, आपने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम रख देने से, बिरसा मुंडा के नाम से कई संसाधनों का नाम रख देने से क्या उनको गौरव की प्राप्ति हुई? मुझे लगता है अगर बिरसा मुंडा को सही रूप से पढ़ना है, बिरसा मुंडा के आदर्शों को अगर जानना है तो उनकी जो जीवनी है, उनके जो संघर्षों की गाथा है, वो आज के नौजवानों को बचपन से लेकर PhD तक पढ़ाने की जरूरत है। उनके संघर्षों को लोगों के बीच लाने की जरूरत है। लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूछते हैं लोग, इसलिए कि संघर्ष के बुनियाद पर उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जो उपलब्धि हासिल की, उनको आदिवासी समाज पूरा उनको भगवान का दर्जा देता है। आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं। और ऐसे में अजय जी ने बहुत बड़ी बात कर दी कि आज के युवा अपने कीमती समय को मोबाइल में, अपने कीमती समय को इधर उधर पार्कों में जाकर के बिता रहे हैं, जबकि आज मोबाइल में भी ऐसे सारी सुविधाएं हैं जो गूगल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि देश के कौन सा महापुरुष कौन अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने जो बलिदान दी है या फिर देश को आजादी दिलाने में या फिर संघर्षों को लेकर के। आज जिस तरह से पूरा देश उलगुलान का मतलब हम पहले आपको समझा दें। उलगुलान हम इसको कहते हैं क्रांति को। 125 साल पहले आप चले जाए, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं पुण्यतिथि। 125 साल आप पहले चले जाएं, आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उतनी आबादी नहीं थी, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, उतना लोगों का जो शिक्षा का विकास उतना नहीं था। उसके बाद में उस जमाने में जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को एक आत्मबल को साबित करते हुए अंग्रेजों से लोहा लड़ा, अंग्रेजों से लोहा ली, और उन्होंने जिस आंदोलन को, जिस उलगुलान को इस धरती पर लाया, कहीं ना कहीं आज उसी का देन है कि पूरे देश और झारखंड से अंग्रेज 1-2-4 करते हुए भाग गए। क्या लगता है अजय जी कि आज के परिवेश में, अगर हम बात करें आज के परिवेश में, भगवान बिरसा मुंडा को लोग समय समय पर याद करते हैं, चाहे गौरव दिवस के रूप में आपने कहा कि लोग सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति को भूल गए। दूसरी बात है पुण्यतिथि पे याद करते हैं, उनके शहादत दिवस और जन्म तिथि पे याद करते हैं। कहीं ना कहीं आत्मसात करने की जरूरत है उनके इतिहास को, उनके सारे बताए हुए रास्ते को चलने की जरूरत है। कारण कि जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, सही से हम झारखंड का विकास नहीं कर पाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था झारखंड को अग्रणी राज्य में आगे लाने का, 2000 में बिहार से झारखंड अलग होता है, 25 साल का युवा झारखंड हो चुका है, लेकिन आज हम विकास से काफी पीछे हैं। नहीं, सही बात है, बिरसा के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। और आप देखेंगे बिरसा की लड़ाई किनके लिए हुई, किस चीजों को लेकर हुई थी, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। संसाधनों पर जिस तरह से अंग्रेज कब्जा करते जा रहे थे, और हमारा जो समाज था, आपने कहा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, और कई चीजों का विकास जब नहीं हुआ तब भी हमारे उस समय के बिरसा को ये समझ में आ चुका था कि हमारा जल जंगल जमीन पर कब्जा करके ये लोग यहाँ पर हमको उजाड़ने का काम करेंगे। और आदिवासी को धरती बहुत प्यारी होती है, वो अपनी जमीन जंगल को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता है। उस परिस्थिति में भी लोगों ने जो जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था, कहते थे कि एक देश में भी सूर्य नहीं होता था, उसका सूर्यास्त कभी नहीं हुआ ब्रिटिश साम्राज्य, उसके खिलाफ उन्होंने लोहा लेने का काम किया। उन्होंने सबसे पहला संदेश दिया अपने समाज को कि तुम जो
ये हड़िया दारू ये सब पी के जो अपना समय विलासतापूर्ण बिताते हो, एक संघर्ष की बुनियाद करो, इन सब कुरीतियों को त्यागो और ये समझो कि हमारा समाज का कैसे विकास होगा, हम कैसे सामूहिक रूप से सुदृढ़ होंगे, हमारा शासन व्यवस्था कैसे मजबूत होगा। इन पर उन्होंने काम करने का काम किया था। आज 25 साल होने जा रहा है झारखंड बने हुए। आप देखेंगे कि खूंटी का एरिया हो जहां पर उनका गृह जिला मानते हैं आज के उलियातू, आपने देखा हुआ कि कई गोलीकांड हुए, रघुवर सरकार में गोलीकांड हुए। किस लिए? कि जमीनों को जबरन अधिग्रहण कर रही थी राज्य सरकार, जबरन अधिग्रहण करके पूंजीपतियों के साथ पूंजीपतियों को बराबर सौंपने का काम कर रही थी। हजारों हजार एकड़ जमीन जो है, जो हमारे देश के पूंजीपतियों की उस पर नजर है कि उस जमीन को कैसे कब्जा करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन पूंजीपतियों का हवाला करना चाहती थी। उसके लिए हमारे कई खूंटी में 3-4 साथी शहीद हुए उस समय। आप देखेंगे बड़का गांव में जगरिया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वहां के रैयत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस समय भी आपका बड़का गांव गोलीकांड हुआ, गोला गोलीकांड हुआ, आपका तपकरा गोलीकांड हुआ इस राज्य में। तो क्यों वो सभी कब क्यों गोलीकांड हुआ? इसलिए गोलीकांड हुआ कि आदिवासी स्वेच्छा से अपनी जमीनों को देना नहीं चाहता है। वो अजय जी, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जमीन झारखंड में जिस तरह से अधिग्रहण किए जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे CNT एक्ट लागू है और उसके बाद भी आदिवासियों की जमीन छीनना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि क्या लगता है आपको कि आदिवासियों के जितने जो नेता हैं, क्या वो अपने समाज के लोगों को ज्ञान नहीं दिए कि झारखंड में CNT एक्ट लागू है, उसके बाद भी उनकी जमीन को छीनी जा रही है? मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, आप देखिएगा कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा बिरसा मुंडा ने एक विचारधारा अपनाया था कि हम साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे नहीं झुकेंगे, हम साम्राज्यवादियों शक्तियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा दोहन करेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 2014 के बाद लगातार भूमि अधिग्रहण कानून, पेशा कानून, CNT, SPT एक्ट में लगातार बदलाव करके सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण कराने का काम कर रही है। सरकार स्वेच्छा से नहीं, अगर स्वेच्छा से अगर यहाँ के आदिवासी जमीन देना चाहते हैं तो आप उनसे कहिए ना। DC आपने कहा ग्राम सभा के द्वारा उस गांव में आप ग्राम सभा कराते हैं, 80% अगर वहां की जनता चाहती है कि हम सरकार को जमीन अधिग्रहण करने के लिए दे तो वहां पर पास होता है और उतना ही जमीन का अधिग्रहण होता है। लेकिन यहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 200 एकड़ की जमीन की जरूरत होती है, लेकिन सरकार और पूंजीपति जो लोग हैं जो जमीन चाहते हैं वो 2 से 3,000 एकड़ जमीन पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं। क्या इसी का देन है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं लगातार पेशा कानून का मांग कर रहे हैं? ये पेशा कानून 1996 में बना था, 1908 में अगर CNT एक्ट बना था तो 1996 पेशा कानून इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के नागरिकों को समुचित व्यवस्था 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का जो प्रावधान होता था उसके तहत में यहाँ के लोकल लोगों को कैसे स्वायत्त होकर अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। आप देखेंगे आप झारखंड में अभी भी पेशा कानून के तहत में कोई चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ पेशा कानून के तहत अगर चुनाव हो रहा होता तो आज की स्थिति ये होती कि आप देख रहे होते कि कई जो संस्थानें हैं और जो डायरेक्ट चुनाव होता पद्धति, तो ट्राइबल्स का जो और आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी का जो था बेसिक चीज पर संसाधनों पर अपना कब्जा होता। हमारा लारा एक्ट कहता है, भूमि अधिग्रहण 2013 कहता है कि जो जमीन आपने अधिग्रहण की, अगर 5 साल उस पर आपने कोई उद्योग नहीं लगाया तो स्वतः जो है रैयतों को वापस हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, आपने देखा कि अभी HEC को आप देख लीजिए ना, HEC की जमीन में
7200 एकड़ जमीन 1962-63 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहण करके यहाँ पर एचईसी का स्थापना किया, और वो जमीन एचईसी को चलाने के लिए स्थापना किया गया था। लेकिन जब एचईसी की जरूरत पड़ रही है, उस उद्योग का हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, कैसे उसका हम विस्तार करें, कैसे उसका मॉडिफिकेशन करें, जब वो केंद्र सरकार से मांगती है कि हमको 200 एकड़ जमीन बेचने का राइट दे दीजिए, तो उस पर रोक लगाने का काम करती है। लेकिन वही केंद्र की सरकार एचईसी से जमीन लेती है 1 लाख रुपए डिसमिल, और वो स्मार्ट सिटी के नाम पे 14 लाख 15 लाख रुपए डिसमिल बेचने का काम करती है। तो एचईसी का जमीन को केंद्र की सरकार लोग एचईसी को नहीं चलाने के लिए, एचईसी को बंद करने के लिए, वहां के रैयतों को नहीं वापस करके वो एक नया टाउनशिप बनाना चाहती है कि अधिग्रहित जमीन पे हम वहां पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जो सैकड़ों हजारों लोग जो विस्थापित हुए थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपने अभी उनका गृह निर्माण करके नहीं दिया। ये तो सवाल उठता है, इसीलिए लगातार संघर्ष जारी है। झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई हमेशा मुखर है। आप देखेंगे अभी भी बड़का गांव क्षेत्र में एनटीपीसी, आपका जेएसडब्ल्यू और अडानी पावर को कोल ब्लॉक का आवंटन हो गया, लेकिन वहां के किसान अपनी जमीनों को नहीं छोड़ने चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून में भी लिखा हो, जो 3 फसली जमीनें होती है उसको राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार नहीं अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती उसको कब्जा करने के लिए आपने क्यों कोशिश कर रहे हैं? जब वहां के रैयत आपको जमीन नहीं देना चाहते हैं तो क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं? ये सवाल उठता है। इसीलिए झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पे आज से नहीं बल्कि जब से मानव की यहाँ पे नींव रखी गई है, तब से झारखंड के जो जल जंगल जमीन है, इसके लिए चाहे आदिवासी हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर झारखंड में रहने वाले हर मूलवासी इस लड़ाई को अब तक जारी रखे। हमने आंदोलन करके 2000 में झारखंड को तो अलग कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे काम है जो भी बाकी है। यहाँ के आदिवासी मजबूत स्थिति में अभी भी नहीं है, उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, उसके बाद भी आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है। बस जागरूक होने की जरूरत है। तो पॉलिटिकल गुरु का समय आ गया है अब आपके बीच में एक सवाल रखने का। हम 3 सवाल रखेंगे, अगर 3 सवाल का सही आप जवाब दे देते हैं तो पॉलिटिकल गुरु की तरफ से आपको एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा। चाहे उस जवाब देने वाले व्यक्ति झारखंड का हो, झारखंड के किसी भी जिला का हो या फिर देश के किसी भी कोने का हो, आपको कोरियर के जरिए भी आपको जो गिफ्ट है वो पहुंचाने का काम पॉलिटिकल गुरु नौशाद की तरफ से किया जाएगा। तो पहला सवाल यह है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? सवाल एक फिर से हम आपको दोहराते हैं कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। दूसरा सवाल यह है, फिर से हम दोहराते हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा की कितनी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। ये तीसरा सवाल है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो इन सब सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गुरु एक ऐसा चैनल है आपके बीच में लेकर के आए हैं कि झारखंड के जो अहम मुद्दे हैं, झारखंड के जो विभिन्न मुद्दे हैं, तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़ेंगे और उन मुद्दों को समझने का कोशिश करेंगे और अपने साथ साथ आपको भी बताने और समझाने का काम करेंगे। अजय जी, अंतिम सवाल ये है कि आपका राजनीतिक जीवन 40 वर्षों का रहा है, आप झारखंड को बहुत करीब से देखे हैं, झारखंड को आंदोलन को बहुत करीब से देखे, आप उस वक्त से राजनीति कर रहे हैं जब आप छात्र जीवन में थे, तो कहीं ना कहीं 2000 का आंदोलन आपकी नजरों से गुजरा है। 2000 से पहले झारखंड का आंदोलन करने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी गई, और जब झारखंड अलग हुआ तो आप एक आंदोलनकारी होने के नाते आपके मन में विचार क्या था? क्या वो विचार, वो जो विचार था आपका, वो अभी तक आत्मसात हुआ या अभी भी बाकी? देखिए, आपने बहुत ही मार्मिक सवाल हमसे पूछा है। क्योंकि झारखंड आंदोलन जब चल रहा था तो मैं 1992 से उस आंदोलन से जुड़ा था, और उस समय हमें लगता था कि जब हमारा राज्य बनेगा तो यहाँ के नौजवानों को
जो रोजगार मिलेगा, यहाँ का जो सड़कों का निर्माण होगा, यहाँ कॉलोनी का निर्माण होगा, यहाँ के लोगों का जो सामरिक विकास होगा और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी बढ़ेगी, वो पूरी दुनिया में एक अपना मिसाल कायम करेगा। और यहाँ का जो हम करें कि यहाँ के जो आपने देखा छोटे मोटे उद्योग थे वो बहुत फल फूल करेंगे। लेकिन मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जैसे ही झारखंड अलग हुआ, हमारे अलग होते के साथ ही झारखंड में कई चीजें घटना घटी। यहाँ पर सबसे पहले एस्टिमेट घोटाला के नाम पर, विकास के नाम पर कई चीजें हुआ जो यहाँ के नागरिकों को मुझे लगता है कि अच्छा भी नहीं लगा। हमारी जो नीति होती है, हम जो कहते हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो झारखंड सरकार को 2000 में आत्मसात करना चाहिए था कि यहाँ की स्थानीय नीति क्या होगी, यहाँ की नियोजन नीति क्या होगी और नौजवानों को कैसे हम क्रिएट करें कि अधिक से अधिक नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। पलायन जो है बहुत बड़ी समस्या थी झारखंड की, उस पलायन को हम कैसे रोक लगाए। लेकिन अभी तक जो लगता है मुझे, मैं 2000 अलग होने के बाद जो विडंबना देखता हूं कि पलायन पर किसी सरकार ने गंभीरता पूर्वक कोई काम नहीं किया। लेकिन जबरिया भूमि अधिग्रहण के नाम पर कई गोलीकांड हुए हुआ, जो एक काला अध्याय है इस राज्य के लिए। आपने देखा कि जो भी सरकारें यहां बनी, जो हमको लगता है झारखंड को केवल लूटने का काम किया, यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही थी, यहाँ के संपदाओं को लूटने का। यहाँ के, मैंने तो बोला कि झारखंड एक ऐसा राज्य था, और अभी भी बता रहा हूं, अभी भी जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारे पास जितनी संपदा है, हम 42% पूरे देश का जो क्या बोलते हैं मिनरल्स है, और मिनरल्स ओर्स है, उसका सप्लाई में हमारा 42% कोयला पे हमारा पूरे देश में योगदान है। लेकिन हमको रॉयल्टी क्या मिलता है, हमारे लोगों को रोजगार कितना मिलता है, तो ये सब नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि जनजातीय गौरव आप बिरसा मुंडा के नाम पर मनाते हैं, लेकिन झारखंड में विकास की परंपरा जो शुरू होनी चाहिए, तो जिस पर तेजी से युवा हो रहा था झारखंड, जिस तेजी से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, या आप देखेंगे हमने सोचा था कि जब झारखंड अलग होगा तो जेपीएससी बीपीएससी की जगह जेपीएससी में हमारे नौजवान आएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब भी जेपीएससी का एग्जाम हम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाए। अभी तक जो रेगुलर जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, अभी भी हमारे सचिवालय में पूरे झारखंड में 2.5 से 3 लाख बैकलॉग से नियुक्तियां जो चाहिए, अस्थायी नियुक्तियां, तो झारखंड के विकास के लिए हमको चाहिए कि नियुक्तियां में 2.5 से 3 लाख नियुक्तियां भी खाली पद पड़े हुए हैं। तो ये सब का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सरकार नियोजन नीति को स्पष्ट रूप से बनाए, यहाँ के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार से कैसे जोड़े, इस पर काम करनी चाहिए। यहाँ जो न्यूनतम वेज है उस पर हमें बात करें। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो यहाँ झारखंड में केवल जमीन से नहीं, आप खनिज निकाल के विकास नहीं कर सकते। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, चाहे वो आपका नेतरहाट का फिल्म फायरिंग रेंज हो, चाहे हमारा मेघातीपुरी हो। हमारे यहाँ अब झरनों की, जंगल की, झरनों की और कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिस पर हम पर्यावरण को, लोगों को आकर्षित करके, जहां पर हम कोयला खनन करते हैं उसकी जगह पर हम पर्यावरण को बढ़ावा देके यहाँ के उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, यहाँ के लोगों को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी परंपरा है, मुर्गी पालन, गौ पालन, यहाँ का जो गीत है, संगीत है, उनको भी हम नहीं कर पाए कि लोगों संरक्षित करा पाए। फिल्म सिटी का निर्माण की बात हो रही थी कि यहाँ फिल्म सिटी में लोकेशन है, हमारे यहाँ एक बढ़िया फिल्म सिटी बना सके और यहाँ के कलाकारों को भी हम कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिला सके। तो कई चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। और एक बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ का जो महिलाएं बाहर में काम कर रही है, जाके दाई का काम करती है, मुझे बहुत दुख होता है सुन के। मैं झारखंड से जब बात करता हूं, किसी से ये बात होती है कि झारखंड की गुमला हो
चाय बासा हो, आपका सिमडेगा हो, इन सब जब भी आप जाइएगा तो ये महिलाएं बच्चियां जो है बाहर के राज्यों में, दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास में दाई का काम करने के लिए अगर जाती है तो उनका मानसिक और शारीरिक दोनों शोषण होता है। तो इस पर जो यहाँ की सरकार है, कैसे उनको नियोजन कैसे कर सके। मैं तो एक स्पष्ट रूप से कहता हूं कि झारखंड में सरकार को पंचायत लेवल पर कैसे रोजगार सृजन होगा उस पर काम करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आप छोटा सा राज्य है केरला, जहां का 99% साक्षरता है, आप वहां अगर जाते हैं तो वहां के पंचायत ऑफिसों को देख के देखिए, वहां के पंचायतों का जो डेवलपमेंट है उसको देखिए। तो सवाल है कि हमारा जो सामूहिकता के साथ विकास होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के जिस तरह से विकास होना चाहिए, आदिवासी सामाजिक रूप से सामूहिक रूप में रहने वाला प्राणी है, तो उन्हें सामूहिकता के रूप में कैसे विकास कर सके। हम अधिक से अधिक, आपने देखा होगा कि 42% यहाँ की जमीनों पर जो है पूंजीपतियों का कब्जा है, और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो भी कंपनी आती है वो केवल लूटने के लिए आती है। यहाँ पर सीएसआर का फंड भी ढंग से खर्च नहीं करते हैं। आप देखेंगे, चाहे सबसे बड़ा कुपोषण का क्षेत्र अगर है तो आप देखिए सिमडेगा, मनोहरपुर, चकरदरपुर, आपका गुमला, क्यों है मालूम है? वहां से जब माइनिंग करती है लोग, थिरोनियम वहां से निकलता है, वहां से कई ऐसे चीज निकलती है। वहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा है, वहां की पानी में कई चीज ऐसी है जिससे वहां के लोग पन्नू हो जाते हैं, तो उनको कुपोषित भोजन नहीं दे पाते हैं। वहां जो कंपनियां हैं अपने तरीके से खनन करती है और लोगों को खुला छोड़ देती है मरने के। ये सब बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए कि इस पर समुचित व्यवस्था का हम आपके चैनल से के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि कुपोषित बच्चे यहाँ ना हो, इसकी कैसे व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी को कैसे सुदृढ़ करें, और जो भी बच्चे बच्चियां होते हैं उनको कैसे कुपोषण से नहीं अच्छा भोजन प्रोटीन की व्यवस्था करके सप्लाई कर सकते हैं। ये पीडीएस सिस्टम से किया जा सकता है। चलिए, तो कई ऐसे बातें हैं जो अजय कुमार सिंह के लिखवानी से निकल पाए हैं और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से, जिस विस्तार के साथ, जिस जानकारी को आपके बीच में साझा कर रहे थे, काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी होना बाकी है। जैसा अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में सबसे बड़ा नियोजन नीति होना चाहिए। यहाँ चाहे 1932 का हो या फिर सरकार उसे विचार करे कि क्या नियोजन नीति होना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ की महिलाएं जिस तरह से बाहर प्रदेशों में जा करके, विभिन्न प्रदेशों में जा करके जो दाई की काम कर रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य, इकलौता राज्य है जहाँ पे कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के खनिज पाए जाते हैं और 42% खनिज पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो देता है। साथ ही साथ जिस तरह से रॉयल्टी पूरे देश में, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 70 से 68% अकेला ऐसा राज्य है जो रॉयल्टी देता है। तो कई संसाधन यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद भी ये राज्य कई चीजों से अभी कमजोर पड़ा है। बस अगर दिशा सही हो तो निश्चित तौर पे दिशा दिखाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। बस इस पर अमल करने की जरूरत है। यहाँ के राजनेताओं पे, यहाँ के अधिकारियों पे एक नीति बनाने की जरूरत है और राज्य के व्यक्ति किस तरह से संबल हो, अपने आप को मजबूत हो, अगर एक नीति बन करके उसे लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर झारखंड एक ऐसा राज्य होगा जो पूरे देश में अव्वल राज्यों में गिना जाएगा। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे थे और अपने युवाओं को बताने और समझाने का काम कर रहे थे कि आप भी बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो कल आने वाला आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप देश में एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप देश के एक अच्छा राजनेता बनेंगे, उसके बाद देश के साथ साथ झारखंड को भी संवारने काम करेंगे। तो इसी तरह तमाम मुद्दे के साथ हम आपके बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड की जो भी जटिल समस्या है उसे आपके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। आपका आने वाला समय में किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर हम आपको जानकारी दें, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, आप अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बताने का काम करें ताकि हम एक बार फिर से उस पर एक सेशन तैयार करके उस पर एक अच्छे काम करें। फिलहाल इस खबर के यहीं तक एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार।